Good morning. In this lecture, we are going to discuss about the anti-gout drugs. Anti-gout drugs क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से इसमें पढ़ेंगे. देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हो कि गाउट जो होता है वो मेनली डिपोजिशन जो यूरिक एसिड जो होता है उसका क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है और वो मेनली जो जॉइंट्स होते हैं हमारे उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, जो कि बहुत ही पेनफुल स्वेलिंग मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत पेनफुल रहता है. तो सबसे मोस्ट कॉमन जो स्टार्टिंग जो होता है उसका जो टो का जो अपने मेटाटार्सल जॉइन होता है वहाँ से स्टार्टिंग होता है, जो एक्यूट अटैक आता है. तो ये वही फिगर आप देखो अंगूठे का ये दिया गया है. और ये क्रिस्टल जो होता है, जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में तो जाके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है. हम जानते हैं कि यूरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एज ए प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है, जो कि उसका एक्सक्रीशन हो जाता है. लेकिन ओवर सिक्रीशन या फिर एक्सक्रीशन सही नहीं होने की वजह से, कम होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरयूरिसेमिया बोलते हैं, और वो जाके जॉइंट में डिपॉजिट होने लगते हैं और क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है. और अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डिफॉर्मिटीज़ भी कर सकते हैं, जो कि क्रोनिक गाउट होता है. तो उसी के हम ट्रीटमेंट कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो गाउट के बारे में जैसे मैंने बताया अभी कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो कि प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. और यूरिक एसिड का जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं. हाइपर ज़्यादा यूरिसेमिया मतलब कि यूरिक एसिड इन ब्लड, जो कि नॉर्मल 2 to 6 mg/dl होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो जाके डिपॉजिट होके और वो गाउट का फॉर्मेशन करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है. तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से फॉर्मेशन होता है. हम प्यूरिन के बारे में जानते हैं कि प्यूरिन जो होता है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जैसे हम फूड एज ए फूड सोर्स भी हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं. ये जैसे मीट हो गए, फिश हो गए, वहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं. तो ये डीएनए आरएनए के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. एनर्जी जनरेटर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है. तो इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है तो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है. और इस यूरिक एसिड को क्या होता है कि इसका कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में कब बढ़ता है, जब ये ज़्यादा ही इसका ओवर प्रोडक्शन होने लगे, या फिर इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन में कुछ किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम हाइपरयूरिसेमिया बोलते हैं. तो इसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है एक्यूट अर्थराइटिस, जिसमें एक्यूट गाउट जो होता है उसमें सोडियम यूरेट क्रिस्टल जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जाके मेटाटार्सल जॉइंट पे जाके ये डिपॉजिट होने लगता है. ठीक है. तो इसका कॉज अगर हम देखें तो प्राइमरी हाइपरयूरिसेमिया जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ये एडियोपैथिक मतलब कि इसका भी अननोन कॉज है, अभी तक पता नहीं, या फिर हो सकता है एंजाइम डिफेक्ट्स की वजह, एंजाइम के प्रॉब्लम से हो सकता है. सेकेंडरी हाइपरयूरिसेमिया जो होता है बहुत सारे ल्यूकेमिया में ब्लड की कमी की वजह से, या फिर रीनल फेलियर. मैंने बताया कि अगर दो तरीका है यूरिक एसिड का बाहर जाने का, या तो एक इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन हो, सही से एक्सक्रीशन ना हो पाए, या फिर ओवर प्रोडक्शन होने लगे. तो ये दो तरीके से ही हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है. या फिर कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं, जैसे मोस्टली जो थायराइड्स रहते हैं, डायरेटिक्स जो रहते हैं, वो क्या करते हैं यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को रोकने लगते हैं. रीअब्जॉर्प्शन जो होता है उनका इंक्रीज कर दे, जैसे लूप डायरेटिक्स हो गया, थायराइड्स हो गए, तो इसके वजह से भी यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज. या फिर कोई साइटोटॉक्सिक एजेंट्स जो रहते हैं उसको हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो उस वक्त भी हाइपरयूरिसेमिया मोस्ट कॉमन होता है, या तो ड्रग या फिर ये इसमें. ठीक है. तो ये मेनली गाउट का रहा कॉज. ठीक है. अब इसमें दो स्टेज मानते हैं. एक तो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस जिसमें अटैक आता है, बहुत ही पेनफुल अटैक आता है. इसमें जो मोस्ट कॉमन मैंने बताया मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट जो रहता है, ये टो का, आप देखो अंगूठे का ये दिखाएगा, यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल यहाँ पर डिपोजिशन होने लगा है. ठीक है. जब ये क्रिस्टल एक मास ले लेता है तो उसको हम टॉफाई बोलते हैं, जो स्किन के अंदर, नोज पे, कहीं पे जाकर जमा हो सकता है जब बहुत ज़्यादा इसका यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगे हमारे बॉडी में. ठीक है. तो ये डिपॉजिट होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, यानी रेड हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा एंड पेनफुल रहेगा बहुत ज़्यादा. ठीक है. अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो डिफॉर्मिटीज़ भी कर सकता है इसमें. जो फूड जो यूरिक एसिड लेवल जो हमारे बॉडी में बढ़ाता है, तो देखो आप यहाँ पर ये सारे अल्कोहल हो गए, मीट एंड पोल्ट्री, हाई फैट डाइट जो रहते हैं वो मेनली इंक्रीज करते हैं. तो ये फर्स्ट स्टेज रहता है एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस का, कि जिसमें बहुत ही एक्यूट पेनफुल अटैक आता है जिसमें, और ये मेनली ज़्यादातर देखा गया है
मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट्स में ये इसका डिपोजिशन होने की वजह से। जो दूसरा स्टेज रहता है क्रोनिक गाउट में, उसमें पेन और स्टिफनेस जो रहता है वो हमेशा रहता है, अटैक पे नहीं बल्कि हमेशा पेन आपको फील होगा, और हाइपरयूरेसिमिया तो रहेगा ही। और टॉफ़ी जो मैंने बताया कि जो उसमें डिपोजिशन हो जाता है उसका बहुत ही ज़्यादा, जैसे स्किन में हो जाएगा, आईलिड्स, नोज़ में, कहीं पे भी जाके इसका बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, इसको टॉफ़ी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद देयर इज ए चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरेट स्टोन्स इन द किडनी में भी स्टोन होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बहुत ही क्रोनिक स्टेज रहता है, अगर इसको नहीं किया गया तो उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकता है, कि जिसमें जो बोन्स रहते हैं उनके स्ट्रक्चर को ही हटा दे, जितने भी हमारा जॉइंट रहता है वहाँ सारे के सारे जगह पे जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसके वजह से फिर डिफॉर्मिटीज़ आ जाता है, पेन तो हमेशा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत ही क्रोनिक केस रहता है, ठीक है। तो अब इसका पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म जो होता है, जैसे एडेनिन हो गया, प्यूरिन हो गया, ठीक है, ग्वानिन हो गया, तो उसको जब उसका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वो हाइपोजैंथीन में कन्वर्ट होता है। तो हाइपोजैंथीन से जैंथीन एंड जैंथीन से यूरिक एसिड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेज जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें दोनों में ही जैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम रहता है, इसका यूज होता है इसमें, ठीक है। और फिर ये यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा या तो ओवर प्रोडक्शन होने लगा यूरिक एसिड का, या फिर देयर इज ए इम्पेयरमेंट इन द एक्सक्रीशन, तो उसके वजह से यूरिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूरिक एसिड का ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो इसी कंडीशन को हम ब्लड में क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसेमिया। तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल का सोडियम के साथ मिलकर सोडियम यूरेट क्रिस्टल बना लेता है, जो कि स्टोन की तरह रहता है लगभग, ठीक है, जो कि सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होने लगता है। अब जाहिर सी बात है अगर डिपॉजिट होगा तो फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, जैसे आप देखो ये साइनोवियल जॉइंट्स दिखाया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स जो रहते हैं इसको एंगल्फ करते हैं, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैगोसाइटिक सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस आते हैं, और वो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स क्या करते हैं कि देयर इज मतलब कि वो सेल्स को और वहाँ पर बुलाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल आया, इसको इनगल्फ करना है, तो ये और भी ज़्यादा सेल वहाँ पर आते हैं, जो मेडिएटर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेनुलोसाइट्स का इन्फ्लेमेशन मतलब और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो गया, ये आके जब इसको फैगोसाइट करते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो ये इनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम, प्रोटोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। लेकिन ये ग्लाइकोप्रोटीन इनको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये और भी ज़्यादा इस गाउट को एग्रीवेट कर, इस सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। जैसे ये कुछ लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारा जो जॉइंट्स रहता है यहाँ पे आर्टिकुलर जो बोन्स रहते हैं, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है अपना, ये फ्लूइड बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर और ज़्यादा कार्टिलेज और बोन्स को हार्म पहुँचाने लगते हैं, ठीक है। और इस मेटाबॉलिज्म में लैक्टिक एसिड का सिक्रेशन होता है, मतलब कि पीएच और भी ज़्यादा कम हो जाता है। जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है यहाँ पर पीएच क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब ये लो पीएच जो रहता है वो और ज़्यादा यूरेट क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एक तरफ से देखा जाए कि जो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रहा, जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सेल्स जो आ रहे हैं यहाँ पर, और वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स ये रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे ये कंडीशन को और भी एग्रीवेट कर रहे हैं। तो अगर इनके ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो हमें सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा, जो सेल इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो रहा है, जो सेल आ रहे हैं और ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स और लाइसोजाइम एंजाइम जो रिलीज़ कर रहे हैं, इनको सबसे पहले रोकना पड़ेगा। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए आप देखो, एक तो होता है कि इनको इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए, जो एक्यूट गाउट में देखा गया, तो उसके लिए हम एनसेड्स भी यूज कर सकते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं, या फिर कोल्चिसिन जो यूज करते हैं, एल्कोलॉइड होता है ये, तो ये क्या करता है कि
ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो रिलीज करते हैं, जो सेल रहते हैं, जो मैक्रोफेजेज या न्यूट्रोफिल्स, जिसकी वजह से जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन होता है और ज़्यादा पेन होता है, तो उसको भी ये इनहिबिट करता है। और दूसरा कि जो नए सेल वहाँ पर आते हैं उनको भी रोकता है, ये केमोटैक्टिक फैक्टर्स को रिलीज करने से भी रोकता है। तो इस तरह से ये इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी सप्रेस करता है एक्यूट अटैक में। तो ये तो इन्फ्लेमेशन रोकने, लेकिन जो मेन कॉज है उसको रोकने के लिए हम लोग जो कि क्रोनिक गाउट में यूज़ करते हैं मेनली, तो यूरिक एसिड के लेवल को कम करना। तो उसके लेवल को कम करना, या तो उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज कर दिया जाए, यूरिन के थ्रू क्या किया जाए, उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज कर दिया जाए। तो उसके लिए हम प्रोबेनेसिड यूज करते हैं। ये डायरेक्टली क्या करता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है उसको ब्लॉक करके और यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इसका लेवल कम हो जाता है। दूसरा, जो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ज़ैंथीन ऑक्साइडेज का मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसको डायरेक्टली इनहिबिट करके, जैसे एलोपिरेनॉल एंड फेबोक्सोस्टैट जो होता है, ये डायरेक्टली इसको इनहिबिट करके यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को ही रोक देता है। तो इस तरह से हाइपर यूरिसेमिया जो रहता है इसको कम किया जाता है। तो दो अप्रोच रहता है। पहला तो रहता है जो इन्फ्लेमेशन को रोका जाए, तो उसके लिए हम एनसेड्स, कॉल्चिसिन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि यूरिक एसिड के लेवल को ब्लड में कम किया जाए, तो उसके लिए या तो इसका यूरिन से एक्सक्रीशन इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर जो ज़ैंथीन ऑक्साइडेज का फॉर्मेशन है इसको ही रोक दिया जाए। तो सिंपल सा इस स्लाइड को आप समझ गए तो आपके लिए पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सेम मैंने बताया आपको, एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस जो कि मेनली ट्रीटमेंट इसका इन्फ्लेमेशन को ट्रीट किया जाता है, तो एनसेड्स यूज कर लें हम, या फिर कॉल्चिसिन या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फर्स्ट लाइन में एनसेड्स ही यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर क्रोनिक गाउट जिसमें कि हम हाइपर यूरिसेमिया को कम किया जाता है, इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जाता है। तो इसमें एक यूरिकोसोरिक जो रहता है जो कि यूरिन में एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देता है, तो प्रोबेनेसिड होता है इसमें, एंड सल्फिनपैराजोन भी जो होता है मैंने अभी आपको दिखाया है डायग्राम में। और या तो फिर उसको सिंथेसिस को ही रोक दें हम, जो एंजाइम को इनहिबिट करके। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली रहता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए इसमें मेन एम रहता है पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना। अगर अटैक आता है तो सबसे पहले पेन और इन्फ्लेमेशन को कम किया जाता है, ना कि यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जाता है। क्योंकि पहले जब पेन इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है उसके बाद हम वो जो थेरेपी रहता है ये यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले एनसेड्स हाई इन्फ्लेमेटरी जैसे नेप्रोक्सेन हो गया, डाइक्लोफेनेक, पिरोक्सिकैम, ये सब यूज किया जाता है, एंड दिस इज बेटर टॉलरेटेड देन द कॉल्चिसिन। फिर उसके बाद कॉल्चिसिन को मैंने बताया एल्कोलॉइड होता है जो कि कॉल्चिकम ऑटमनेल से ऑब्टेन किया जाता है, जो कि गाउटी इन्फ्लेमेशन को बहुत जल्दी ये करता है। कैसे करता है मैंने बताया भी आपको, कीमोटैक्टिक फैक्टर जो ग्लाइकोप्रोटीन का रिलीज होता है उसको ब्लॉक करके करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लास्ट में रिजर्व ड्रग यूज किया जाता है, जिसमें एनसेड्स का यूज अगर ना हो रहा हो, रिस्पॉन्स ना होता हो दोनों का, तो लास्ट में इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी रहते हैं। तो ये रिजर्व ड्रग इनको यूज किया जाता है। या फिर इनका एक इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया जाता है जब किसी जॉइंट्स में हो, जैसे जो डिजीज़ है वो कम जॉइंट्स में फैला हो, तो उस वक्त हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्रोनिक गाउट में क्या रहता है, इसमें मेन काम रहता है हमारा कि हाइपरयूरिसेमिया को कम करना। तो उसमें हम यूरिकोसोरिक ड्रग्स जैसे जो कि यूरिन में इनके एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देता है। प्रोबेनेसिड जो होता है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड रहता है, और जो ट्रांसपोर्टर इसको रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और इसका एक्सक्रीशन को प्रोमोट करके और यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देता है। एंड एलोपिरेनॉल जो मैंने बताया आपको, जो एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो इसके फॉर्मेशन में होता है उसको ही ब्लॉक करता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट जो एलोजेंथिन होता है ये नॉन कॉम्पिटिटिवली उसको इनहिबिट करके, और ये भी उसके जितने भी किडनी जॉइंट सॉफ्ट टिश्यू में जो डिपोजिशन हुआ रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म थेरेपी रहता है, 2 to 3 मंथ्स लेता है इसको लेने के लिए। शुरू में एनसेड्स के बाद जब इन्फ्लेमेशन कम होता है तो इसको मेनली यूज किया जाता है। फेबोक्सोस्टैट जो रहता है ये भी न्यूअर ड्रग आया है जो कि नॉन प्यूरिन ज़ैंथीन रहता है ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कि ये प्यूरिन स्ट्रक्चर नहीं, एलोपिरेनॉल जो रहता है ये प्यूरिन के स्ट्रक्चर के जैसा रहता है, लेकिन ये नॉन प्यूरिन रहता है, जो नया ड्रग आया हुआ है
ठीक है। इसमें हाइपर सेंसिटिविटी जो कि एलोपेरिनॉल में देखने को मिला है वो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, गाउट है तो पहले उसको पेन और इन्फ्लेमेशन किया जाता है ट्रीटमेंट में कम। उस वक्त हम लोग यूरिक एसिड के लेवल को कम करने का थेरेपी नहीं चलाते, उस वक्त सिर्फ हम पेन और इन्फ्लेमेशन एनसेड्स को यूज करके करेंगे। फिर जब 1 और 2 वीक्स के बाद जब ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है तो फिर उसके बाद धीरे से हम उसमें इस जो हाइपरयूरिसेमिया है उसका ट्रीटमेंट हम 2 to 3 मंथ्स तक हम कंटिन्यू करेंगे, तो हमारा जो डिजीज़ है वो अच्छे लेवल में आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।